तो दोस्तों, स्वागत है आपका डेली पीवाईक्यू रिसर्च प्रोग्राम में, जिसमें हम डेली 10 मिनट या फिर 5 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं पीवाईक्यूज़ के। इस बार हम अभी 2024 में यूपीएससी के सीएपीएफ में पूछे गए कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइडिया यही है कि अगर आपको एग्जामिनर का माइंडसेट जानना है तो वही क्वेश्चन देखिए जो एग्जामिनर ने, यूपीएससी के एग्जामिनर ने खुद बनाए हुए हैं। कहीं इधर उधर टेस्ट सीरीज में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, करंट अफेयर साथ में कवर हो रहा है। इस क्वेश्चन को लगाइए और फिर आपको दिखाते हैं कि पीवाई को रिसर्च होती क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ऑप्शन 1 कहता है दोस्तों कि द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग द सिक्योरिटीज फ्रॉम द पब्लिक। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशो। आप इसका आंसर देखिए, ठीक है, आंसर सोचिए और फिर लगाइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। भाई बैंक रेट अगर महंगा हो, अब देखो, जिन्हें बैंक रेट का नहीं पता है उनके अगर ये गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, जिन्हें पता है कि बैंक रेट क्या है उनके गलत हुआ है तो एक ट्रेजेडी है। समझ रहे हो, आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी है। यहाँ से ये बात अभी के लिए भाई जान लो, क्योंकि प्री नज़दीक है, प्री नज़दीक है, कोई टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं बचा हुआ है, 4 महीने एकदम जाते हैं होश। सो अगर आपको बैंक रेट का पता है कि बैंक रेट अगर इंक्रीज होगा तो भाई बैंकों को आरबीआई जो लैंडिंग देगा, है ना, बैंकों को आरबीआई जो लैंडिंग देगा, नॉन कोलेट्रल लॉन्ग टर्म जो लैंडिंग देगा, उसका भी रेट बढ़ जाएगा। मतलब बैंकों के कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो बढ़ जाएगी, उनके पास कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ जाएगा। तो फिर आगे कंज्यूमर्स को लोन महंगा हो जाएगा ना, उससे मनी सप्लाई इंक्रीज कैसे होगी, डिक्रीज होगी। लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो मार्केट में स्पेंड नहीं करेंगे, स्पेंड नहीं करेंगे तो मनी सप्लाई कम होगी। ये हटा दो। अब एलिमिनेशन की ट्रिक लगाओ, जो कि आप वहाँ पे पैसा खर्च करके सीखते हैं। अब हमने ऑप्शन 2 देखना ही नहीं है। अगर आपको ये पता है कि ये गलत है, ऑप्शन 2 देखना ही नहीं है, तीसरे पे आओ। सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशो। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक वैसे जैसे बैंक रेट बढ़ने से मनी सप्लाई डिक्रीज होगी, ठीक वैसे सीआरआर बढ़ने से मनी सप्लाई डिक्रीज होगी। इन दोनों का सिमिलर इफेक्ट है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि भाई दोनों के अंदर, है ना, कई लोगों को एक बैंक रेट पे उन्होंने पीवाईक्यू भी पूछा था कि क्या बैंक रेट के तहत बैंक लोगों को कर्जा दे रहे हैं क्या? नो। बैंक रेट इज बेसिकली आरबीआई का ही रेट जो वो बैंकों से चार्ज करता है, इसीलिए आरबीआई को बैंकर्स बैंक कहते हैं। यही तो पीवाईक्यू था, एक बैंकर्स बैंक क्यों कहा जाता है ना? तो अल्टीमेटली, ठीक है, आरबीआई इज़ अ बैंकर्स बैंक। वो उसे एडवाइस करते हैं, फाइनेंशियल ज़रूरतें पड़ने पे उसको लैंडिंग भी देते हैं, ऑर्डिनरी बैंक को आरबीआई उनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, समझ रहे हो? सो बैंकर्स बैंक। बैंक रेट आरबीआई बैंकों से चार्ज करता है फॉर विच लोन, जो लॉन्ग टर्म के लोन आरबीआई देता है ना, उन पे चार्ज होने वाला रेट है वो है बैंक रेट, और वो विदाउट कोलेट्रल है। यहाँ बैंकों को आरबीआई के पास कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं रखनी पड़ती, कोई सोना गिरवी नहीं रखना पड़ता, कोई और नहीं गिरवी रखना पड़ता। विदाउट कोलेट्रल जो लॉन्ग टर्म का रेट दिया जा रहा है वो बैंक रेट होता है। अब क्योंकि ये सिक्योर्ड भी नहीं है ना, आगे ऑप्शन में वो पूछ सकता है कि बैंक रेट के तहत सिक्योर्ड लोन देता है क्या वो? नो। सिक्योर्ड लोन कहाँ दे रहा है? रेपो रेट में। यहाँ पे सिक्योरिटी दी जा रही है, यहाँ सिक्योर्ड लोन है, समझ रहे हो? या फिर यहाँ कोलेट्रल बेस्ड लोन है, जहाँ भी कोलेट्रल आएगा वो सिक्योर्ड लोन होता है। जहाँ कोलेट्रल नहीं है तो क्या सिक्योरिटी है यार आरबीआई के पास, समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ बैंक रेट रेपो रेट से हमेशा ज़्यादा होता है, एक दो है ना, 1-2 परसेंटेज पॉइंट ज़्यादा होता है, 100-200 बेसिस पॉइंट ऊपर होता है। रेपो रेट में कोलेट्रल, वो तो आपको पता ही है, रीपर्चेज एग्रीमेंट का रेपो रेट, समझ रहे हो? इसमें आपको कोलेट्रल रखना पड़ता है बैंकों को आरबीआई के पास, ताकि वो शॉर्ट टर्म की बोरोइंग उनसे कर सके, है ना? तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है ना? और इसी तरीके के वो क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं। सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी। बिल्कुल सही बात है। मान लो आपके पास अगर 100 रुपये का गवर्नमेंट बॉन्ड है, आपने वो आरबीआई को दे दिया, आरबीआई ने मतलब खरीदा, तो आपको आरबीआई ने कुछ दिया, क्या दिया? 100 रुपये। दैट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ गई, आपको 100 रुपया रिलीज हुआ। इससे क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा? जी हाँ, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जाकर के डिमांड क्रिएट करेंगे मार्केट में, समझ रहे हो? तो इससे रिलेटेड कुछ नई लेटेस्ट न्यूज़ भी है आरबीआई से रिलेटेड। वो क्या कि आरबीआई ने सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट ये लॉन्च किया हुआ है। अब ये सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट क्या है और ये ट्रैप्स क्या है जो न्यूज़ में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है?
ये सिक्योर्ड ओवरनाइट लैंडिंग रेट ये पिछले साल से, ठीक है, जो ओवरनाइट रूपी रेट है ये पिछले साल से न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि पहले दुनिया में चलता था एक लिबोर, लंदन इंटर बैंक, है ना, लैंडिंग रेट, एक लिबोर करके एक रेट चलता था। इस लिबोर में 7 × 5, ठीक है, 7×5 = 35 समथिंग, ठीक है, इतने ज़्यादा रेट हुआ करते थे जिसके तहत जिनको जो जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के इंटरनेशनल बैंक्स हैं, ठीक है, वो बैंक इनको बेस रेट मानते थे। क्या होता है कि बैंक टू बैंक भी लैंडिंग होती है, बैंक वन, बैंक टू, मान लो ये SBI है ना, और ये JP मॉर्गन है ना, JP मॉर्गन है, मान लो बड़ा बैंक है ना, SBI JP मॉर्गन। अब मान लो SBI को ज़रूरत पड़ गई तो ये JP मॉर्गन से लोन लेगा। अब किस रेट पे JP मॉर्गन इसे लोन देगा, इसके लिए उन्हें कुछ बेस रेट अपने लिए रखने पड़ेंगे ना, इंटर बैंक ट्रांजेक्शन के लिए रेट। तो पहले दुनिया में चलता था लिबोर। अब इसमें कुछ है ना, पिछले साल कई तरीके के वो इश्यूज रेज किए गए कि भैया रेगुलेटरी इश्यूज है, इसमें कोई भी मनगढ़ंत टाइप से रेट रखा हुआ है ना, और इसमें मैनिपुलेशन होता है काफ़ी ज़्यादा। इसकी वजह से लोगों ने और कंट्रीज़ ने लिबोर को एक्सेप्ट करना बंद कर दिया। तो इंडिया ने भी बंद करना शुरू कर दिया। तो इंडिया के पास क्या बचा? मुंबई का अपना रेट, ठीक है, मुंबई इंटर बैंक, ठीक है, ये ऑपरेटिंग रेट जो भी इसका फुल फॉर्म होता था, मिबोर करके, मुंबई का हमारा अपना। प्रॉब्लम ये थी कि मिबोर के तहत जितने भी लोन इंटर बैंक जा रहे थे वो 2% से कम की ट्रांजैक्शन थी। ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं था, है ना, क्योंकि ये भी एकदम एडजस्टेड लोन था, इसे डिसाइड किया जाता था, राइट। तो अब RBI ने क्या बोला, हम एक नया रेट इंडिया में लाएंगे, सिक्योर्ड ओवरनाइट रूपी रेट। इसमें जो भी इंटर बैंक ओवरनाइट बोरोइंग होगी वो इस रेट के तहत होगी, है ना। और फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया लिमिटेड जो है इस रेट को इंडिया में, ठीक है, इस रेट को चलाएगा, राइट। अब ये दो चीज़ों पे बेस्ड होगा ये रेट, कि भैया कितना परसेंटेज पे वो एक दूसरे को लोन देंगे, दो चीज़ों पे बेस्ड। क्या? एक तो रेपो रेट जो RBI का होता है, जो आप जानते हैं, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। एक ट्रैप। अब ये ट्रैप क्या होता है? ट्रैप होता है भाई साहब ट्राई पार्टी रेपो, या फिर ये ट्रेजरी बिल रीपर्चेज का एक एग्रीमेंट होता है, ट्राई पार्टी रेपो इसे कहते हैं। जो RBI वाला रेपो है ना, RBI वाला रेपो, ये होता है डायरेक्टली बैंकों और RBI के बीच, बैंक्स और RBI के बीच, ठीक है, कोई बीच में कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। पर ये रेपो जो एग्रीमेंट है ये बैंक टू बैंक भी तो हो सकता है, बैंक टू बैंक भी हो सकता है, कंपनी टू बैंक भी हो सकता है, समझ रहे हो? वो कैसे? मान लो बैंक ए को कर्जे की ज़रूरत है तो ये क्या करेगा, अपना एक सिक्योरिटी बॉन्ड इशू कर देगा बैंक दो को, और उसमें एक प्रॉमिस ये रखेगा कि भैया 100 दिन के बाद मैं ये बॉन्ड तुमसे रीपर्चेज कर लूँगा रेपो, और तुमको तुम्हारा 100 रुपया वापस कर दूंगा, है ना। अब ये जो इनके बीच एग्रीमेंट हुआ है, इस एग्रीमेंट को एनफोर्स कराने के लिए तीसरी पार्टी भी चाहिए ना। तो नॉर्मली इंडिया में CCIL, क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रेप्स के लिए, है ना, इस तरीके का, ये ट्रेड्स के साथ ये कंफ्यूज नहीं करना है, ट्रेप्स अलग है, तो इसको चलाता है। अगर वो आपसे बोले कि ट्रेप्स जो रेट है ये क्या चीज़ है ना, ट्रेप्स रेट बढ़ने पे क्या असर होगा मनी सप्लाई वगैरह पे, आप यहाँ से समझ गए हैं, ठीक वही असर होगा जो रेपो रेट का होता है। क्लियर? तो काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए दोस्तों। ये आपको, ठीक है, एक कोर्स का हिस्सा है। जो भी आप यहाँ स्लाइड्स देख रहे हैं ये एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स रिसर्च का प्रोग्राम है, PYQ रिसर्च का प्रोग्राम, है ना। यहाँ आपको बहुत लिमिटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें हम, है ना, 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन को डिस्कस करने का, ठीक है, हमारा ये प्लान है। और इसमें ऑलरेडी ये सारे कोर्सेज, है ना, ये तो बहुत पुरानी स्क्रीनशॉट है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इकोनॉमी का देखना है तो इतने सारे सेशन आपको इकोनॉमी के ही इसमें, ठीक है, टॉपिक वाइज ये सारी चीज़ें अरेंज्ड है, आप जा कर के देख सकते हैं और ये परचेज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, ये कोर्स। और डेफिनेटली ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एक आपकी इन्वेस्टमेंट कंसिडर आप इसे कर सकते हैं ड्यूरिंग योर सिविल सर्विसेज जर्नी। अगर आपको साइंस एंड टेक में भी दिक्कत है, मेरा पढ़ाना अगर अच्छा लगता है, एंड इफ़ यू ट्रस्ट मी एज अ mentor or guide, then you can subscribe to this science and tech this course as well. civilspot.in पे जाकर के आपको एनरोल करना है, ये मेरी ही वेबसाइट है, आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं इसे। और, है ना, आप लर्नर के रिव्यू वगैरह उस वेबसाइट में और मेरे बारे में भी जान सकते हैं। मैं वीडियोज़ में बताना खुद के लिए वो मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता है बार बार कि हाँ मैं ये हूँ, ये मैंने किया हुआ है, वो है ना, आप जा करके देख सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को लगाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड्स टू नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इज नॉट करेक्ट। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन 2022। NLP वुड इम्प्रूव द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन गुड्स। भाई पॉजिटिव बात है, इसका अगर पता नहीं है जेन्युइन बात है, ठीक है, जेन्युइन कंसर्न है।
एनएलपी वुड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस इन इंडियन गुड्स, बिल्कुल सही बात है। कहीं भी लॉजिस्टिक्स अगर इंप्रूव होंगे तो कॉम्पिटिटिवनेस तो बढ़ेगी, नेचुरल बात है। एनएलपी वुड एनहांस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल सही बात है ना। सीधी बात है भाई, लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट या फिर लॉजिस्टिक्स अगर आपके इंप्रूव होंगे, रोड अच्छी होगी, अगर अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छी होगी, है ना, स्टोरेज अच्छी होगी, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ना। ये भी सही बात है, कोई डिस्प्यूट करने की जरूरत नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है तो ये तो ऑप्शन से बाहर ही है, इसका ऊपर का पता नहीं है। फाइनल आंसर देखते हैं, हो सकता है कुछ हिंट रखा हो यूपीएससी ने। एनएलपी वुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर deleveraging balance sheets and providing fiscal space for investment in new infrastructure. Actually it is leveraging the balance sheets, समझ रहे हो। डीलेवरेजिंग के बजाय लेवरेजिंग यहाँ होना चाहिए था कि वी विल लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी, वी विल लेवरेज दिस थिंग, वी विल लेवरेज दैट थिंग, समझ रहे हो। डीलेवरेजिंग नहीं, लेवरेज द बैलेंस शीट्स एंड प्रोवाइडिंग द फिजिकल स्पेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन, है ना। ये यहाँ वर्ड प्ले उन्होंने किया हुआ है लेवरेजिंग का, डीलेवरेजिंग। बाकी एनएलपी तो लॉन्च 2022 में ही हुई है। इसके ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव से मैंने ये यहाँ पे डाला हुआ था, ठीक है। उस कोर्स में भी हम कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं पीवाईक्यूज को, ऐसा नहीं सिर्फ प्री के लिए, नो, मेंस के लिए भी। अब आपको पता है कि हमारी नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी जो 2022 में आई हुई है, ठीक है, इनका मोटिव क्या है, मेन मकसद क्या है, ये डेटा आप लगा सकते हैं कि भैया अभी जो हमारी लॉजिस्टिक्स कॉस्ट 16% है, इसे 8% किया जाए बाय 2030, ये हमारा उद्देश्य है। इसी के लिए देखिए कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी है, जैसे पीएम गति शक्ति इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इस पर पीवाईक्यू आया था 2023 में, आप मेंस में देख सकते हैं GS3 में, है ना। नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, अभी एनएलपी पे मेंस में क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, इस पे क्वेश्चन आएगा, इसलिए इस स्लाइड को अच्छे से देखना, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव लॉजिस्टिक्स एक्शन प्लान जो है ये एक क्रिएट किया गया है। और लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में अभी 2018 वाली जो इंडिया की रैंक है लेटेस्ट वाली, जो वो 44 है, 44th रैंक थी। इसके लिए देखो आपको कुछ इनिशिएटिव पता होने चाहिए मेंस के लिए, स्पेशली वहाँ लिखने के लिए। अगर वो बोले कि एनएलपी के तहत एनएलपी हाउ डज इट, आई मीन हाउ इज़ इट ट्राइंग टू इम्प्रूव द लॉजिस्टिक्स सेक्टर ऑफ इंडिया, तो कुछ ऐसी इनिशिएटिव है जैसे इंटीग्रेटेड डिजिटल सिस्टम लाया गया है, ये इंटीग्रेट कर देगा इन सारे जो भी लॉजिस्टिक्स है इंडिया में, उनको डिजिटली इंटीग्रेट कर देगा। यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म, है ना, ये लाया गया है। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक एक इंडिया में क्रिएट किया गया है। ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करने की बात इसमें, ये कीवर्ड्स है कुछ जो आप इसमें डाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पब्लिक गुड्स एंड एक्सटर्नलिटीज़ उनकी, ठीक है। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती है, थर्ड पार्टी पे होने वाला इफेक्ट। फॉर एग्जांपल आपने सिगरेट पी, उसका एक्सटर्नलिटी क्या है, वातावरण, वातावरण पे होने वाला इफेक्ट, है ना। बायर और परचेजर के अलावा थर्ड पार्टी पे, किसी भी थर्ड पार्टी पे होने वाला इफेक्ट उसे एक्सटर्नलिटी कहते हैं। कि नॉन राइवलरी एंड नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी आर टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक गुड्स, और मार्केट कैन प्रोवाइड ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ गुड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी। नो नो, पता क्या होता है देखिए इसको मैं आपको समझाता हूँ कि इसका आंसर क्या है। आंसर इज वन ओनली। पब्लिक गुड क्या, कौन सी गुड होती है जो कि, ठीक है, जो कि सभी के लिए अवेलेबल होती है, वो नॉन राइवलरस होती है। फॉर एग्जांपल रोड, रोड इज ए पब्लिक गुड, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते वहाँ से। और ऐसा भी नहीं है कि एक आदमी रोड पे चल रहा है तो बाकियों के लिए ब्लॉक हो गया। पानी इज अ पब्लिक गुड, वाटर, है ना। एयर इज अ पब्लिक गुड, समझ रहे हो। अब एक बात समझो यहाँ पे, वो क्वेश्चन क्या देगा, पब्लिक गुड्स आर फ्री गुड्स, क्या ये फ्री गुड्स होती है? नो, पब्लिक गुड्स आर नॉट फ्री गुड्स, इनको चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट लगती है, नो डाउट। सम पब्लिक गुड्स आर फ्री गुड्स, बिल्कुल सही बात है। ऑल पब्लिक गुड्स आर फ्री गुड्स, गलत बात है। पब्लिक गुड्स आर फ्री गुड, नो, गलत बात है, समझ रहे हो। सम पब्लिक गुड्स आर फ्री गुड्स, ये बात बिल्कुल सही है। पानी, एयर, दे आर फ्री गुड्स। अब फ्री गुड का मतलब क्या होता है, क्या फ्री गुड्स फ्री में अवेलेबल होती है? नो, फ्री गुड्स आर दोज गुड्स जिनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जीरो हो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी जीरो हो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, एक होता है फोरगोन ऑप्शन इकोनॉमी में, एक होता है आपका, ठीक है, एडॉप्टेड ऑप्शन, जो आपने ऑप्शन लिया हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ
कि आपके पास दो ऑप्शन थे। एक था कि आप होटल खुद बनाओ, है ना, वहाँ से आपको 1 लाख रुपया सालाना इनकम होगी। एक आपके पास ऑप्शन था कि आप होटल को लीज पे लो, फिर वहाँ बिजनेस शुरू करो होटल का। वहाँ आपको 50,000 रुपया लीज में हर महीने देना पड़ेगा, आपको 50,000 ही बच रहा है। लेकिन यहाँ इन्वेस्टमेंट कम थी, यहाँ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा थी होटल बनाने में। समझ रहे हो बात को? तो आपने ये अडॉप्ट किया ऑप्शन। अब ये फोरगोन ऑप्शन में आपकी 1 लाख रुपया बन रहा था, यहाँ आपके सिर्फ 50,000 रुपया बन रहा है ना। हालांकि लोअर इन्वेस्टमेंट वगैरह सब एडजस्ट करके उनको भूल के, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी हुई? 50,000। फोरगोन ऑप्शन माइनस एडॉप्टेड ऑप्शन या फिर एक्सेप्टेड ऑप्शन जो आपने किया, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कब आता है? जब आपके पास दो ऑप्शन हो, दो ऑप्शन विद डिफरेंट प्राइसेस या फिर विद डिफरेंट वैल्यू। बट जब आपके पास या तो ऑप्शन ही एक हो या दोनों ऑप्शंस की वैल्यू सेम हो, तब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो हो जाती है। उन गुड्स को हम कहते हैं फ्री गुड्स। जैसे पानी इज अ फ्री गुड, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। एयर इज अ फ्री गुड, आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हो बात को? दिस इज अ फ्री गुड। इट डजेंट मीन कि दे आर अवेलेबल फॉर फ्री, नो, देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट, है ना। देर इज ऑलवेज अ कॉस्ट। सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पब्लिक गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो या तो फ्री गुड हो सकती है या इवन, ठीक है, पेड गुड है, लेकिन वो कुछ ऐसी गुड्स है जिससे आप दूसरों को एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो? तो नॉर्मली पब्लिक सेक्टर या फिर जो गवर्नमेंट है वो इसका बीड़ा उठाती है पब्लिक गुड्स को प्रोवाइड करने का। क्यों? क्योंकि जो मार्केट मैकेनिज्म है वो क्या कहता है, वो एकदम ठीक है, वो एकदम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टाइप का है। वहाँ वहाँ कंपटीशन शुरू कर देगा। जहाँ भी एक्सटर्नलिटी, यहाँ देखो, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नलिटी, जहाँ भी प्रोडक्ट की एक्सटर्नलिटी हुई, मान लो अगर पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है तो उसको वो, है ना, उसको या तो वो ओवर प्रोड्यूस कर देगा। समझ रहे हो? या मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वो इस प्रोडक्शन पे उसका इम्पैक्ट होगा। मार्केट कैन नॉट प्रोवाइड द पब्लिक गुड फॉर फ्री। वो रोड को है ना, जो मार्केट ऑर्गेनाइजेशन है वो वहाँ से लोगों को एक्सक्लूड करेंगे ही करेंगे। अडानी का मान लो रोड है तो वो वहाँ पे चार्ज ज़्यादा आपसे करेगा ही। हो सकता है वो जा कर के वहाँ ठीक है रूल अपना चला दे कि हाँ यहाँ से बाइक नहीं जाएगी, या फिर यहाँ 100 रुपया टोल ही देना पड़ेगा, पैदल नहीं जाओगे तुम यहाँ से। समझ रहे हो? तो मार्केट इन सारी गुड्स के लिए नॉर्मली उतना एफिशिएंट नहीं होता है, इसीलिए सरकार को बीच में आना पड़ता है। तो अभी टाइम काफ़ी हो गया, ठीक है, आई थिंक ये वीडियो भी लंबी हो गया है। हमने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश की है, ठीक है। इफ़ यू वांट, यू पीपल कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स। आप ज्वाइन कीजिए एक बार, ठीक है। और ये पूरा रिवीजन ओरिएंटेड कोर्स है गाइस। पूरा PYQ रिसर्च बिल्कुल ऐसे ही ऑप्शन लेवल एनालिसिस है, और ये रिवीजन ओरिएंटेड कोर्स है, रिवीजन ओरिएंटेड वीडियोज़ है। और यहाँ टॉपिक वाइज वीडियो अरेंज्ड है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे 2 वीडियोज़ आपको यहाँ पे बढ़िया 1-1 घंटे की मिलेगी, PYQs के साथ, पूरी NCERT के साथ, है ना। तो कोई इसमें वो नहीं है, ये रिवीजन ओरिएंटेड है, आपके प्री के रिवीजन के लिए बनाई गई है। यू कैन ज्वाइन दिस। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज लव यू ऑल।